Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त, कल हमने मॉक सीरीज किया था। मॉक सीरीज का पार्ट 1 आया, पार्ट 2 पोस्टपोन हो गया। आज हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है ना। क्या कारण थे, कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं। पहले एक बार देख लेते हम कर क्या रहे हैं। 12:30 बजे हमारा रीजनिंग का क्रैश कोर्स रन हो रहा है, जिसमें हमने इनइक्वालिटी को कंप्लीट किया है। और शाम को 6 बजे हमने डाइस और नंबर सीरीज रन कर रहे हैं अपने एसएससी के क्रैश कोर्स में, जिसमें नंबर सीरीज की आज क्लास का थर्ड पार्ट होगा। अभी तक हमने 2 पार्ट किए हैं, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे। अब उसका थर्ड पार्ट हम करेंगे आज। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री का एक एरा चल रहा है जो संचित सर कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने बजे करते हैं वो? 4:30 बजे डेली करते हैं, मंडे टू सैटरडे, ठीक। और अच्छा, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं करते हैं, वो एमसीक्यू भी कराते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, 5 का पंच भी रन कर रहे हैं, जिसमें टॉप 5 खबरों को वो आपके सामने रखते हैं। दिन की 5 टॉप खबरें, मसालेदार खबरें जो होती हैं। और वो कितने बजे आते हैं? 6:30 बजे आते हैं। सुबह सुबह 6:30 बजे आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। कल हमने क्या किया था? पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन किए थे। उन 20 क्वेश्चंस में से एक बच्चे को एक क्वेश्चन में डाउट आया था। उसने कमेंट में मुझे भेजा था, यूट्यूब के ही वीडियो में नीचे कमेंट था कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे डाउट है। उनका कहना यह था कि कंक्लूजन 1 जो है सही होना चाहिए, कंक्लूजन 2 गलत होना चाहिए, और इसका आंसर होना चाहिए ओनली 1 फॉलोज, जबकि हमने मार्क किया था इसका नन फॉलोज। तो क्या हम गलत है या वो गलत है? उन्होंने कहा सर एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। तो हमने कहा कर लेते हैं भैया, हो सकता है हम गलत हो। तो हमने जब चेक किया तो क्या पता चला कि जो इसका सही आंसर है वो नन फॉलोज ही है। तो भैया गलत कौन है? तो गलती कहीं नहीं है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है। वो एक बार आप रेक्टिफाई कर लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार मैं समझा दे रहा हूं। स्टेटमेंट क्या था? सन का, सन हो गया ये तो, सन का, ठीक है। सन का पूरा हिस्सा कहां है? मून में है। और मून का कुछ हिस्सा कहां पे है? स्टार्स में है। ओनली अ फ्यू मून्स आर स्टार। और फिर बोला है ऑल प्लैनेट्स आर स्टार, ओनली स्टार्स आर प्लैनेट। को हम क्या बोलते हैं? ऑल प्लैनेट्स आर स्टार। अब प्लैनेट में क्या लगा है? ओनली लगा है। उनका क्या कहना था कि सर ओनली अ फ्यू मून्स आर स्टार है, मतलब कि जो ओनली अ फ्यू लगा है वो मून से स्टार में लगा है, तो मून का पूरा हिस्सा स्टार में नहीं जाएगा। ये तो हमें समझ में आ रही है बात। लेकिन जब आपने कंक्लूजन देखा ऑल स्टार्स कैन बी मून, तो आपने इसको गलत क्यों किया? स्टार तो पूरा का पूरा मून में जा सकता है ना, मून नहीं जा सकता स्टार में, लेकिन स्टार तो जा सकता है मून में, उनका यह कहना था। लेकिन डियर आप ये बताओ, क्या ओनली स्टार आर प्लैनेट, इसको भूल गए आप? ओनली का क्या मतलब होता है? केवल स्टार का हक है प्लैनेट के ऊपर, प्लैनेट किसी और के साथ रिलेटेबल नहीं है। अगर ओनली वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दोस्तों, सिलॉग्स की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगी है, प्लेलिस्ट में जाइए और ओनली का कॉन्सेप्ट 2-2 लेक्चर्स में मैंने समझाया है, वहां जाके ओनली का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, तभी आपको आगे कुछ तरक्की मिल सकती है सिलॉगिज्म में। क्योंकि सिलॉग्स का एक क्वेश्चन ओनली का आएगा और वो गलत करके आओगे तो आपके बहुत मार्क्स कम होंगे, ठीक है। तो अपने क्या करना है, आपने ओनली का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। ओनली क्या बोलता है कि प्लैनेट किसी के साथ भी रिलेट नहीं करेगा। तो अगर मैं ऑल स्टार्स कैन बी मून करता हूं तो ये स्टार प्लैनेट को लेके जाएगा, और प्लैनेट जा नहीं सकता, इसीलिए ये वाली चीज गलत है, ना कि सही, ठीक है। और सम सन आर प्लैनेट, ये भी इसीलिए गलत है क्योंकि सन प्लैनेट से रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि प्लैनेट ओनली के अंदर है, प्लैनेट किसी से भी रिलेशन नहीं बना सकता, इसीलिए इसका आंसर है नन फॉलोज। बात समझ में आ गई? तो भैया आज करेंगे हम अपना, अच्छा ये हमने एक स्पेशल सेशन कल कंडक्ट किया था, बहुत बच्चों ने हमसे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। टेलीग्राम पे हमसे क्वेश्चन काफी बच्चों ने पूछे, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी नालायक थे, उन्होंने नहीं पूछे। तो भैया हमें क्या दिक्कत है? आपके डाउट है, आपको अगर सॉल्व करने हैं तो हमसे पूछ लो, नहीं करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने एक अपना स्टेप उठाया था कि हम आपके डाउट को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। आज क्या करेंगे हम? पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में बहुत सारे बच्चे थे जो बीच में आए,
फिर चलेगा। जैसे ही उन्होंने देखा पजल है, अच्छा पजल है तो भाग लो। अरे नालायको, पजल अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, पजल करनी पड़ेगी। और कल की पजल्स ऐसी थी जो बहुत कुछ सिखा के जाएंगी, नया पैटर्न था बहुत सारा। तो अगर नहीं देखी है कल वाली पजल तो जाके देख लेना पार्ट 1 में, और आज पार्ट 2 पूरा करना। अगर हिल के गए तो क्या करेंगे, तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। ठीक, पहला क्वेश्चन करते हैं, इनइक्वालिटी का है पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। 20 सेकंड का टाइमर शुरू, जल्दी से कर दो फटाफट, फास्ट। वेरी गुड, बहुत लोगों के आंसर आ गए, कुछ के अभी नहीं आए हैं। एक बार देख लेते कंक्लूजन क्या बोल रहा है। कंक्लूजन बोल रहा है ओ ग्रेटर इक्वल आई, मतलब ओ से आई का रास्ता बनाना है। आई किधर है, इधर, ओ किधर है, इधर, दोनों, अच्छा बीच में लगा है कॉमा, तो मतलब ये लाइन और इस लाइन में कोई एक ऐसा लेटर जरूर होगा जो कॉमन होगा। उस कॉमन लेटर को ढूंढने की कोशिश करो। मुझे मिल गया एच, एच मिल गया। तो अब ओ से एच तक जाइए, पहले ओ ग्रेटर इक्वल एच आ रहा है, और एच से जाना है आई, तो एच ग्रेटर इक्वल आई है, तो ओ क्या हो जाएगा, ओ ग्रेटर इक्वल आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये वाला सही हो गया, ठीक, ये चीज तो सही हो गई, ठीक है। अब अगला देखो, एम ग्रेटर इक्वल टी, एम ग्रेटर इक्वल टी, तो एम कहां है यहां, टी कहां है यहां, दोनों कॉमन, सॉरी दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, मतलब काम खत्म हो गया। ये गलत हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलोज इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, ये है 22nd क्वेश्चन, इनइक्वालिटी अगेन, 20 सेकंड का टाइमर, जल्दी। हाँ भाई जल्दी आंसर दो, जल्दी। ठीक, एम से जाना है बी, तो एम यहां, बी यहां पे, स्मॉलर का साइन आ रहा है ना, क्योंकि स्मॉलर की प्रायोरिटी हो जाएगी यहां पे, तो ये वाला रिलेशन सही बोल दिया जाएगा। अच्छा, वी से जाना है क्यू, और ग्रेटर की प्रायोरिटी ज्यादा आ रही है, तो वी ग्रेटर क्यू, ये भी सही हो जाएगा। बोथ 1 and 2 फॉलोज इसका सही जवाब है। बात क्लियर हो रही है ना भाई, समझते रहना, जल्दी जल्दी करा रहे हैं। 20 सेकंड का टाइमर, पास, गलतियां होने की संभावना है, जल्दी करो अच्छे से। चलिए भाई, क्यू से जाना है एम, जिन्होंने भी गलत किया मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने गलत किया ताकि आप सीख पाओ। अब सीखो, इसका आंसर क्या है, पहले तो आंसर देख लो। आंसर है इसका आइदर 1 और 2। अगर गलत किया तो सीख लो कैसे गलत किया। क्यू से जाना है एम, तो क्यू से गए हम एम, दोनों फैमिलीज के साइन आए, मतलब ये रिलेशन खत्म। क्यू से जाना है जेड, तो क्यू से गए जेड, दोनों फैमिलीज के साइन, ये रिलेशन खत्म। अब आइदर और कैसे लगेगा, तो भाई देखो, जेड से एम बराबर है ना, बराबर। तो इस m की जगह पे यहां क्लियरली लिख देते हैं m और q स्मॉलर इक्वल z। अगर इस m की जगह पे z लिख दूं, क्या अब आइदर और लगा सकते हो, हाँ कहोगे सर अब आइदर और लगा सकते हैं। अच्छा जी, अगर मैं इसकी जगह पे m रख दूं तो क्या आइदर और लगा सकते हो, हाँ भैया अब भी आइदर और लगा सकते हैं। तो इसमें क्यों नहीं लगा सकते, z और m तो बराबर हैं, m और z तो बराबर हैं, तो दोनों में आइदर और लगेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंटिटी सेम है। यहां पे मैं z रखूं या फिर m रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब दोनों फैमिलीज के साइन आ जाते हैं तब मुझे तीनों साइन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किस किस आंसर के लिए, आइदर और के लिए।
अगर तीनों साइन अवेलेबल हैं दोनों एंटिटीज के बीच में तो आइदर और लगा देते हैं, वो हमने लगा दिया। अब हम जंप करेंगे फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। 20 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया है, जल्दी से शुरू हो जाए, फास्ट। अब समय नहीं है, जल्दी से करो। एक्स से जाना है ओ, एक्स कहां है? यहां पे। ओ कहां है? ओ है यहां पे। दोनों लाइन में कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करिए। अब तो कुछ कॉमन मिला क्या हमें? एक्स से हम कहां जाएं? एक्स से हम चले जाते हैं, देख लेते हैं ना, एम है क्या? नहीं है। पी है क्या? हाँ पी है। तो एक्स से जाएंगे पी और पी से जाएंगे ओ। तो पी और ओ तो बराबर है, तो सीधा एक्स से पी जाओ ना। और एक्स से पी अगर गए हम तो क्या आएगा साइन? ग्रेटर का साइन की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है ना? ग्रेटर के साइन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो एक्स से ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी एक्स ग्रेटर हो जाएगा ओ से, ठीक है ना? चलिए, ई ग्रेटर आई ये पूछा गया है, तो ई कहां पे है? ई है यहां पे और आई है यहां पे। हमें एक कॉमन एक एलिमेंट मिल गया यू, ठीक? तो ई से यू गए, ई ग्रेटर यू, और यू से गए आई, यू ग्रेटर आई। तो ई और आई में क्या साइन आ जाएगा? ग्रेटर का साइन आ जाएगा, ये भी सही। बोथ 1 एंड 2 मतलब ऑप्शन नंबर 5 इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, 25वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है किसका? इनइक्वालिटी का। जल्दी से आंसर करो फटाफट से। चलिए जी, स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। मतलब स्टेटमेंट तो देख लिया, कंक्लूजन देख लेते हैं। ले आंसर भी आ गया हमारे सामने, कोई दिक्कत नहीं। आंसर चेक कर लो और फिर हम कंक्लूजन देखते हैं। एन ग्रेटर इक्वल आर है, तो एन से हमें आर जाना है। एन से जाओ वी और वी से जाओ आर, यही है ना संभावना? तो देखो वी से जब हम आर जाएंगे तो हमें दोनों फैमिलीज के साइन मिले नहीं मिले? एन से वी गए, वी से आर गए, तो ये वाला रूट तो पकड़ोगे ही ना, दोनों फैमिलीज के साइन आ गए, बात यहीं पे खत्म, ये वाला गलत। फिर जाना है डब्ल्यू से एम, तो डब्ल्यू कहां है? यहां पे, और एम कहां है? यहां पे। डब्ल्यू से जाओ वी, तो डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल वी, और वी से कहां जाना है? एम, तो वी से एम, वी इक्वल एम, तो डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल एम, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो गया। क्लियर है बात? अब आपके सामने एक छोटी सी पजल आ रही है, ध्यान से देखना। यहां पे सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, 26 एंड 27, तो कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी पजल है। और कितनी छोटी है? इतनी छोटी है। ये ऊपर की सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जो मुद्दे वाली बातें हैं वो यहीं पे दो लाइनों में है। तो हुई ना एक बहुत छोटी सी पजल। फटाफट से करो और खत्म कर दो, क्योंकि मैंने टाइमर भी बहुत कम लगाया है। 1.5 मिनट का टाइमर लगाया है, 1 मिनट वाला शुरू कर रहा हूं, जैसे ही खत्म होगा 30 सेकंड का शुरू हो जाएगा। जल्दी करो, फास्ट। एक हिंट दे दे रहा हूं, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। मतलब दो आंसर आएंगे इसके, एक नहीं आएगा। आखिरी 30 सेकंड, जल्दी से शुरू हो जाइए।
अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन और इसके लिए 15 सेकंड रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन 15 सेकंड। भाई अब कुछ लोगों से तो हो पाया होगा, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया होगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, करना क्या था, कैसे करना था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, कुछ आइडिया नहीं लग रहा। तो एक बार बड़े ध्यान से समझना इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक, ये हमने अपना क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा सा उसको जो है फॉन्ट उसका छोटा कर दिया है और यहां पे हमने दो पॉसिबिलिटीज के डायग्राम ले लिए हैं। पहली बार हो सकता है कुछ लोगों ने ट्राइंगुलर टेबल का एक सिटिंग अरेंजमेंट देखा हो। कोई बड़ी चीज नहीं है ट्राइंगुलर, बल्कि छोटी ही है। अगर आप स्क्वायर टेबल या फिर सर्कुलर लेते हैं तो वहां 8 लोगों को बिठालना होता है, लेकिन यहां पे सिर्फ 6 लोगों को बिठालना है। तो ये कहीं ना कहीं उससे छोटा पार्ट ही है, लेकिन कभी देखा नहीं इसलिए टफ लगता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते करना क्या भैया। तो बोला गया है 3% सिट एट द कॉर्नर एंड रिमेनिंग आर ऑन द एजेस। ठीक है, द पर्सन सिट एट द कॉर्नर फेस सेंटर एंड रिमेनिंग अदर अपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो भाई यहां से ये जो लोग होंगे ये कहां देखेंगे, फटाफट से बना लो, ये सेंटर की तरफ देखेंगे और ये आउटसाइड द सेंटर देखेंगे, ये भी आउटसाइड और ये इनसाइड। ठीक, हमने ऐसे बना लिया, तो ऐसे बनाओ। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अपनी ये एक लाइन की इंफॉर्मेशन को पढ़ के आंसर बना लेना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख रहे हो, एक लाइन का है। अब देखो, 2% सिट बिटवीन ए एंड ई, तो ए दो छोड़ के क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई और ए दो का गैप है। अच्छा ध्यान देना, अगर 6% है तो ई और ए ऑपोजिट होंगे। ई और ए दो का गैप है ना दोनों में, तो ये ऑपोजिट जाएंगे। ये आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए कि अगर 6% है तो दो के गैप पे ऑपोजिट हो जाते हैं, और अगर 8% है तो तीन के गैप पे ऑपोजिट होते हैं। ठीक, तो चलो भाई ए से ई बनाना है, दोनों मतलब दोनों पॉसिबिलिटी ले लेते। एक बार ए को कहां दिखा देंगे, बाहर, और एक बार इनसाइड। ठीक है, तो ए यहां पे है, ई यहां पे हो जाएगा। ए यहां पे है तो ई यहां हो जाएगा। दो का गैप दोनों साइड से लोगे तो वही आएगा, क्योंकि वो ऑपोजिट ही जाना है, ऑपोजिट ही जाना है, किसी भी केस में ले लो। फिर लिखा है एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो ई का इमीडिएट नेबर है एफ। अब एफ यहां भी हो सकता है, यहां भी, मुझे नहीं पता। एफ यहां भी हो सकता है, यहां भी, मुझे नहीं पता। तो आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं, इस चीज को हमने हिंट बना के रख लिया। ठीक है, अब सही है। फिर लिखा है बी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू सी, मतलब बी जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, तो मतलब डी के राइट में सी है सेकंड नंबर पे। इतनी सी इंफॉर्मेशन दी, आपने लिख लिया। वहां पे आपको क्या करना है, इसको आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा इस चीज को उठाओ, अगर डी को, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं अभी, अगर डी को यहां रखते हैं तो क्या इसके राइट में एक छोड़ के सी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो डी यहां नहीं होगा। अगर डी को यहां रखते हैं तो इसका राइट इस साइड होगा, क्या एक छोड़ के सी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, डी यहां भी नहीं होगा। अगर डी को यहां रखते हैं तो इसका राइट यहां पे होगा, तो क्या एक छोड़ के सी आ पाएगा, हाँ सी आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने डी और सी को रखा, ये वाली इंफॉर्मेशन को मैं पुट नहीं कर पाऊंगा कि एफ जो है वो ई का पड़ोसी होना चाहिए। एफ का पड़ोस, ई का पड़ोसी यहीं पे आएगा, तो एफ के लिए जगह बच ही नहीं रही है, मतलब डी यहां पे भी नहीं आएगा। फाइनलाइज क्या हुआ कि डी यहां पे आएगा, एक छोड़ के सी यहां आएगा। सी का पड़ोसी बी नहीं है तो बी यहां नहीं आएगा। बी कहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा और एफ यहां आ जाएगा। ये वाला केस तो हमने बना लिया।
अभी इस वाले केस को चेक करते हैं, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या दो आंसर आ रहे हैं। अगर डी को यहां रखते हो तो डी का राइट यहां हो जाएगा, सी यहां पे एक छोड़ के आ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर डी को यहां रखते हो तो डी का राइट इधर हो जाएगा, सी आ नहीं पाएगा, ठीक। अगर डी को यहां रखते हो तो सी का राइट इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, सॉरी डी का राइट, डी का राइट इधर होगा तो सी इधर आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे ही आएगा फिर से हमें यही वाली कंडीशन वॉयलेट करेगी कि ई का पड़ोसी एफ होना चाहिए था, और एफ के लिए जगह बच ही नहीं रही है। तो भाई फाइनल क्या हुआ कि डी यहां पे आएगा और इसका राइटिस्ट साइड है तो सी यहां आ जाएगा, और बी पड़ोसी नहीं है सी का तो बी यहां पे आ जाएगा, और एफ ई का पड़ोसी है तो एफ यहां आ जाएगा। हमारे दो केसेस बनेंगे इसके, बने ना दो केसेस, ठीक है। हमने सारी इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया है तो हम इसको हटा दे रहे हैं और अपने आंसर्स को टिक कर ले रहे हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ सी फेसेस सेंटर, अगर सी सेंटर फेस कर रहा है मतलब कि ये वाला केस, ये वाला केस नहीं, इसमें तो सी बाहर देख रहा है ना, ये वाले केस में देन हु अमंग देम फेसेस ऑपोजिट टू द सेंटर, मतलब कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा व्यक्ति सेंटर की तरफ देख रहा है। तो क्या बी देख रहा है सेंटर, नहीं देख रहा है। क्या डी देख रहा है सेंटर, हाँ डी देख रहा है। एफ देख रहा है सेंटर, नहीं देख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं, ऑपोजिट टू द सेंटर है ना, सॉरी, ऑपोजिट टू द सेंटर है तो बी भी ऑपोजिट है और एफ भी ऑपोजिट है, तो पहला और तीसरा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। तो एफ का इमीडिएट नेबर कौन है, या तो ई या फिर सी। एफ का इमीडिएट नेबर कौन है, या तो ई या फिर सी, मतलब दोनों ही केसेस में एफ का इमीडिएट नेबर ई और सी हैं, तो ई और सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बता दो। क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा नए पैटर्न का था, थोड़ा सा ट्विस्ट था इसमें, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग आंसर्स को हमें लेके चलना था, तो ये हमें कहीं ना कहीं डाउट में डालता है कि दो आंसर लेके चल रहे हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं। तो देखो दोस्त, जैसा क्वेश्चन करा रहा है ना वैसा करते जाओ, बिना अपने आप पे डाउट किए। अगर खुद पे डाउट हो गया क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे तब आपको दिक्कत होगी, तो खुद पे डाउट मत करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, जैसा चल चल रहा है, जैसा ले जा रहा है क्वेश्चन ले जाते रहो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइमर दिया, इसको ड्रॉ करिए। फिर इसके दो क्वेश्चंस और हैं, एक क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है आपको 28 और 29 और 30, दो और क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैंने 15 सेकंड या फिर 30 सेकंड रखे होंगे, ज्यादा नहीं रखा होगा। इसमें 1 मिनट में आप पूरा ड्रॉ करने की कोशिश करो। टाइमर शुरू कर दिया है, जल्दी से शुरू हो जाओ, सब लोग बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए। चलो भाई, टाइमर हो गया ये वाला खत्म, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 15 सेकंड का टाइमर।
चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है, 15 सेकंड का टाइम है। ठीक है, डन हो गया है क्वेश्चन। अब आपने करना है इसे सॉल्व, मतलब हम करेंगे सॉल्व, बताएंगे आंसर। अगर आपने बताए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बताए तो सीखो कैसे करते हैं। ठीक, कुछ नोटेशंस बता दे रहा हूं पहले ही। अगर मेल है तो मैं ऐसे बनाता हूं मेल, अगर फीमेल है तो इस तरह से बनाता हूं फीमेल, और अगर ये मैरिड है तो इस तरह से मैरिड कर देते हैं। ठीक, और अगर बी का सॉरी ये मेल का कोई एक सिस्टर है तो सिस्टर ऐसे बनेगी, इस फीमेल का कोई ब्रदर है तो ब्रदर ऐसे बनेगा। ये मेरे तरीके हैं, ठीक है ना। अगर मैरिड कपल है तो वो इस तरह से डिनोट करता हूं मैं, ठीक है, कि यहां पे मेल हो गया, यहां फीमेल हो गया, और ये मैरिड हो गया। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं हम। 9 पर्सन है फैमिली में, और 3 मैरिड कपल हैं, और हर मैरिड कपल का एक चाइल्ड है। भाई देखो, अगर मैरिड कपल है तो दो लोग, एक मतलब एक मैरिड कपल में 2 लोग हो जाएंगे, तो 3 मैरिड कपल हैं तो 6 लोग तो यही हो गए, और हर मैरिड कपल का एक बच्चा है, तो कहीं ना कहीं 9 पर्सन ऐसे ही हो जाएंगे ना। तो मतलब कि 2 जनरेशन का ये चार्ट बनेगा। कहीं ना कहीं हमने ये अपने चीजों, अपने दिमाग में पता कर लिया कि 2 जनरेशन का बनेगा, 3 जनरेशन का नहीं बनेगा। अब आगे क्या लिखा है, जी हैज 2 सिबलिंग्स बोथ आर फीमेल। तो जी के 2 सिबलिंग हैं और दोनों के दोनों फीमेल हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है एच इज द सिस्टर ऑफ ई, तो एच जो है वो सिस्टर है किसकी, ई की। एफ इज द सन ऑफ जी, तो जी का सन हो जाएगा एफ। अच्छा, जी का सन होगा तो जी किसी से मैरिड होगा, तभी तो सन होगा ना। ठीक, किससे मैरिड है, जी फीमेल है या मेल है, ये अभी नहीं पता है, वो आगे पता चल जाएगा। आगे लिखा है सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, तो जी का ब्रदर इन लॉ है सी। अच्छा, सी ब्रदर इन लॉ, सी ब्रदर इन लॉ है तो क्या हो सकता है, इस सिनेरियो में एक ही रिलेशन बन सकता है कि जी की जो सिबलिंग है उसका हस्बैंड होगा सी, तभी वो ब्रदर इन लॉ बनेगा। तो किसी का भी हस्बैंड बना दो सी को। अभी तो मुझे नहीं पता ना दोनों सिस्टर्स में से क्या किसका नाम है, तो किसी भी एक सिस्टर को हमने बना दिया सी का, सी की वाइफ बना दिया, सी उसका हस्बैंड बना दिया, अब सी क्या हो गया, जी का ब्रदर इन लॉ हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, बी इज द डॉटर ऑफ सी एंड ई। अब पता चल गया कि सी किससे मैरिड है, सी किससे मैरिड है, ई से मैरिड है, और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है बी। बी हो गया फीमेल। अच्छा, ई के बारे में हमें कुछ बताया गया था कि ई की एक बहन है एच, तो ई की सिस्टर ये तो होगी नहीं, है ना, एच तो नहीं होगी, यहां पे एच तो आएगा नहीं, तो यहीं पे एच आएगा, तो एच हमने यहां बना दिया। अच्छा, यहां पे क्यों नहीं आएगा एच, क्योंकि ये जो भी पर्सन होगा ये इन लॉज वाला रिश्ता होगा। ये है तीनों सिस्टर्स या ब्रदर्स या जो भी हैं, ये सिबलिंग्स हैं। ये जो रिश्ता है ये इन लॉज वाला है, ये शादी करने के बाद ये इस फैमिली में ऐड हुए हैं, लेकिन बचपन से जो साथ हैं वो ये लोग हैं, ठीक है ना। चलो आगे लिखा है डी इज द सन ऑफ ए। अब बात समझो, डी इज द सन ऑफ ए, तो ए का सन हो जाएगा डी। अब डी किधर आएगा या फिर ए किधर आएगा, ये समझने वाली बात है। क्या इधर डी और ए आ पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इनका एक ऑलरेडी चाइल्ड है, हमें बोला गया 3 मैरिड कपल के हर एक मैरिड कपल का एक चाइल्ड है, तो यहां पे तो डी आ नहीं सकता, यहां भी डी नहीं आ सकता, तो फाइनलाइज क्या हो गया कि डी यहीं पे आएगा और ए भी यहीं आएगा, ए हो जाएगा मेल और डी हो जाएगा भी मेल, और ए मेल हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा, और इस तरीके से ये एक मैरिड कपल बन, ठीक है। अब एक फैमिली मेंबर बचा है, वो यहां पे आना है, वो हम पता कर लेते हैं। बोला है सी आई एन ए डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो आई जो है वो यहां आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, मतलब सॉरी जी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। अगर ब्रदर इन लॉ ऑफ ए है जी, तो जी क्या हुआ, मेल हुआ, और आई क्या हो गया, फीमेल हो गया कि नहीं हो गया, जी मेल हो गया और आई फीमेल हो गया। इस तरीके से पूरा चार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर हुई बात, बात समझ में आ गई। ये आपका 2 जनरेशन का चार्ट बना, 3 मैरिड कपल है, तीनों मैरिड कपल के एक एक चाइल्ड हैं, और इस तरीके से ये
9 फैमिली मेंबर्स का एक पूरा चार्ट हमने बना लिया। अब अगले हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ आई इज रिलेटेड टू डी, तो डी से आई कैसे संबंधित है, मतलब आई का क्या रिश्ता होगा, आई क्या होगी, आई हो जाएगी आंट, आई बुआ हो जाएंगी इनकी, या फिर मामी हो जाएंगी, ये तो मामी होगी ना, हाँ आई जो हो जाएंगी इनकी मामी हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि जी जो है वो मामा है, इनकी सिस्टर का भाई, मतलब इनकी जो मम्मी है उनका भाई है ना जी, और भाई की वाइफ मामी हुई, तो आई जो है वो आंट हो जाएगी, आंट वाला रिश्ता हो जाएगा। जी इज मैरिड टू आई, हाउ एफ रिलेटेड टू एच, एफ कहां है यहां पे, एच कहां है यहां। अब आप ये समझो ये जो सिस्टर है एच, इसके भाई का बेटा, ये क्या हो जाएगा, नेफ्यू होगा ना, नेफ्यू होगा, नेफ्यू ही तो होगा, ये भतीजा ही तो कहलाएगा, इसका भतीजा ही तो कहलाएगा, तो ये भतीजे का रिश्ता हो जाएगा नेफ्यू का। तो पहले का आंसर है आंट, दूसरे का है आई, और तीसरे का है नेफ्यू। क्लियर हो गई बात, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि अब लर्निंग पार्ट आपका शुरू हुआ है, अभी तक तो आपने मार्क्स गेन किए होंगे, अर्निंग पार्ट था मार्क्स का, अभी लर्निंग पार्ट शुरू हुआ है, अब आपको बहुत कुछ सीखना है इस क्वेश्चन से। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, सीखने की प्रतिक्रिया चालू हो रही है, जल्दी से शुरू हो जाए। आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर, जल्दी से करो भैया क्वेश्चन और फिर आंसर करो। फास्ट, हाँ भैया आंसर आया क्या, मतलब बन गया, फाइनल आंसर आ गया। चलो अब आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस है, 12-12 सेकंड का टाइमर है, अब मैं पहले क्वेश्चन बना दे रहा हूं।
आगे हम पहुंच गए हैं, कोई बात नहीं। 12 सेकंड का टाइमर, 1 मिनट रुको। 12 सेकंड का टाइमर अब शुरू हुआ, जल्दी से करो, फास्ट 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 फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेकंड। नेक्स्ट 12 सेकंड। नेक्स्ट 12 सेकंड। लास्ट क्वेश्चन आ गया है, 12 सेकंड। क्वेश्चन खत्म, समय खत्म। अब हम करेंगे सॉल्व। हमने क्वेश्चन को छोटा करके कंप्रेस करके एडजस्ट करने की कोशिश करी ताकि हम अपने सॉल्यूशन के लिए जगह बना सकें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन 31 है, फिर 33 है, फिर 34 है, फिर 32 है, फिर 35 है। तो हमने अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेंथ था उसके अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट किया ताकि स्पेस कम ऑक्यूपाई। तो उसके लिए आप परेशान मत होना, हम सब कुछ समझा देंगे। बोला गया है भैया 6 पर्सन है जो कि फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और एक सीट जो है वो खाली है। बोल रहा ना, रो हैविंग 7 सीट, वन ऑफ द सीट इज वैकेंट। तो 7 सिटिंग्स का एक डायग्राम बना लें। 1 2 3 4 5 6 7, दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमको सोल्यूशन निकालने में। अब कहानी क्या है, पढ़ लो फटाफट से। टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में टी है थर्ड नंबर पे। हु सिट लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट, तो वैकेंट सीट के लेफ्ट साइड में है एम, ये हमने पता कर लिया। फिर आगे लिखा है एल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो टी के राइट में एल हो जाएगा। ये इस तरीके से 6 लोगों की सिटिंग हो जाएगी, है ना, 6 लोगों की सिटिंग हो जाएगी। अब यहां पे वैकेंट भी हो सकता है, यहां भी वैकेंट हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां पे हमको बोला गया है कि वो थर्ड नंबर पे है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, नाइदर ओ नॉर एम सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, मतलब एम जो है वो यहां पे और यहां पे नहीं आएगा। तो फाइनलाइज क्या हो गया, एम को यहां रखो, 2 छोड़ के टी रखो, 1 छोड़ के एल रखो, एम को यहां रखो, 2 छोड़ के टी, 1 छोड़ के एल। दोनों संभावनाओं में हमने अपने डायग्राम बना लिए हैं। क्लियर है बात? ठीक, वैकेंट के लेफ्ट साइड में है एम, यहां पे हमने बना लिया, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब आगे की कहानी एक बार समझ लेते हैं। आगे लिखा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड ओ, के और ओ में 1 का गैप है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, समय लेकर समझाऊंगा, मतलब ध्यान से समझना। ओ जो है वो इस साइड पे नहीं आएगा ना, एक्सट्रीम एंड पे मना किया गया ओ को, यहां पे। ठीक, तो ओ यहां नहीं आएगा, लेकिन 1 का गैप होना चाहिए ओ और के में। तो 1 का गैप कैसे हो सकता है, या तो ये होगा 1 का गैप, या फिर वो 1 का गैप ये होगा। अभी हम इस वाली कंडीशन को देख रहे हैं, यही हो सकता है 1 का गैप। ठीक, तो अब 2 गैप हमें आ गए हैं, एक गैप ले लेते हैं यहां पे, और इस वाले डायग्राम में एक यहां पे गैप ले लेते हैं। ठीक है ना, दोनों डायग्राम का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अब इस वाले डायग्राम में इस गैप को देखो, ओ यहां तो आएगा नहीं, तो के यहां पे आ जाएगा, ओ यहां पे हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक,
अब एक बात मुझे बताओ दोस्त, क्या ओ यहां की बजाय यहां पे आ सकता है और ये सीट वैकेंट हो सकती है? हो सकती है ना, क्योंकि बोला है के और ओ में एक पर्सन है, ना कि एक सीट है। एक पर्सन है, तो एम एक पर्सन हुआ और ये वैकेंट हो जाएगा। ये भी तो एक संभावना है ना, अभी संभावनाओं पे खेल रहे हैं हम। तो हमारे दिमाग में क्या फिट हुआ कि या तो ओ यहां पे आएगा या फिर यहां, यही फिट हुआ अभी दिमाग में। ठीक। अब इस वाले केस में आ जाओ, के और ओ इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकते हैं, मुझे फाइनल नहीं है कि के किधर आएगा और ओ किधर आएगा। इस वाले केस में तो फाइनल हो गया कि के जो है वो कॉर्नर पे आएगा, क्योंकि ओ कॉर्नर पे आ नहीं सकता। लेकिन इस वाले केस में के और ओ की फाइनल पोजीशन नहीं पता है, तो हमने संभावना ले ली। लेकिन फिर से वही चीज दोहराएंगे हम, क्या यहां पे वैकेंट सीट नहीं हो सकती है और के और ओ इस तरह से हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ठीक है, अब बात समझो, अपने दिमाग में सारी चीजें रखना, सिर्फ दिमाग में, कि ओ और वैकेंट सीट यहां पे हो सकती है, के और ओ और वैकेंट सीट यहां पे हो सकती है, अभी दिमाग में है फिट। ठीक। आगे लिखा है 2% सिट बिटवीन वैकेंट एंड जे। अगर ओ यहां पे रखते हैं तो वैकेंट और जे के लिए यही जगह बचेंगी। बोला है 2% सिट बिटवीन वैकेंट एंड जे, तो 2% तो हो नहीं पाएंगे। फाइनलाइज क्या हुआ कि वैकेंट यहां होगा, ओ यहां पे होगा, और वैकेंट और जे में एक 2% का गैप हो जाएगा। ये हमने एक डायग्राम अभी बनाया है, अभी इसको देखते हैं। के और ओ अगर यहां पे हो गया तो जे और वैकेंट के लिए यही बचेगा, जो कि 2% नहीं होंगे। तो फाइनलाइज क्या हुआ कि के एंड ओ यहां पे आएगा, और वैकेंट एंड जे कहीं पे भी आ सकता है। वैकेंट यहां पे आ सकता है और जे यहां पे आ सकता है। वैकेंट यहीं पे आएगा, अगर यहां पे आपने जे रख दिया तो के और ओ में कितने पर्सन हो जाएंगे? 2% हो जाएंगे, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यहां पे वैकेंट ही आएगा और यहां पे जे आ जाएगा। ठीक, अभी क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे की बात लिखी है, ओ सिट्स राइट ऑफ वैकेंट सीट बट नॉट इमीडिएटली राइट। ओ जो है वो वैकेंट सीट के राइट में है लेकिन इमीडिएट राइट नहीं है। ये केस गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ओ वैकेंट के इमीडिएटली राइट हो गया, तो ये केस गलत हो गया। अब इस वाले केस को देखते हैं। ओ जो है वो वैकेंट सीट के राइट साइड में आना चाहिए, मतलब ओ यहां फाइनल हो जाएगा और के यहां पे फाइनल हो जाएगा। ये हमारा एक सही डायग्राम बनेगा, जिसमें 3 लोग इधर और 3 लोग इधर और बीच में है वैकेंट सीट। बात क्लियर है? ये आपका फाइनल डायग्राम बनेगा दोस्त। ठीक, इधर की इंफॉर्मेशन हटा लेते हैं और अपनी स्पेस को हम कर लेते हैं यूज। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने, पहला क्वेश्चन लिखा है हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट। तो वैकेंट ये तो गलत है, तो इसको हटा ही दो, हमारे पास एक ही आंसर बचा है। ठीक है, वैकेंट सीट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? तो के आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब 32 वाला क्वेश्चन देखो, 32, 31 के बाद 32। हु अमंग द पर्सन सिट राइट ऑफ वैकेंट सीट। तो वैकेंट सीट के राइट में कौन है? टी, ओ और एल। ओ तो है, एम नहीं है और एल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। हमने क्या ऑप्शन लिए हैं? ये हमने किसी और का ऑप्शन लिया है ना, ये हमने लिया है शायद इसका। ये किसका ऑप्शन है? इसका सही आंसर देखते हैं ना, एक बार ऊपर जाके हम ऑप्शंस देख लेते हैं ना, ये किसका ऑप्शन था। ये पहले वाले का ऑप्शन था, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैकेंसी। ठीक है, चलो, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट कौन है? के आंसर नहीं है इसका, इसका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है। द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल, वैकेंट सीट के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? के है। तो अब के की पोजीशन बतानी है। के की पोजीशन क्या है? द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट। ठीक है, द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के जस्ट लेफ्ट में नहीं। द वन हु सिट थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से थर्ड नंबर पे जो है, हाँ ये सही है आंसर।
लेफ्ट हैंड से जो थर्ड नंबर पे है यही इसका आंसर होगा। जे नहीं है, टी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब के और टी इसका आंसर, मतलब जो ऑप्शन आया है ये शायद हमारा 34th वाले ऑप्शन का है। अभी हमने इसका आंसर देख लिया था फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। 33 वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के राइट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है? तो ओ बैठा है इसका थर्ड नंबर पे, ठीक है। अब 34th वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग अलाइक है, तो के एंड टी का एक का गैप है, के एंड टी का एक का गैप है, ठीक है। ओ एंड एल का एक का भी गैप नहीं है। अच्छा, जे एंड टी का क्या है? जे एंड टी का 2 पर्सन है, ठीक है। ये किसी और का तो आंसर नहीं ले लिया हमने, चलो देखते हैं। टी एंड ओ में भी एक का गैप है, ठीक है। एंड एम एंड के में भी एक का गैप है। ये कुछ ऑप्शंस गलत लिए हैं क्या हमने? एम एंड टी, फोर ऑफ द फॉलोइंग, के एंड टी, ओ एंड एल, जे एंड टी, देखते हैं एक बार, देखते हैं। तो के एंड टी एक, मतलब डायरेक्ट है, हाँ सही तो है ना, ये डायरेक्ट है, एक पर्सन का भी गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा है। ओ एंड एल एक भी पर्सन नहीं है। जे एंड टी में 2 पर्सन है। टी एंड ओ में एक भी पर्सन नहीं है। एम एंड के में भी एक पर्सन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे एंड टी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में कोई भी बीच में पर्सन नहीं बैठा है। के एंड टी में एक वैकेंट सीट है लेकिन पर्सन नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर जे एंड टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35th, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड? तो एक्सट्रीम राइट एंड से के की पोजीशन क्या है? तो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ नंबर पे ये आ जाएगा, आंसर हो जाएगा फिफ्थ, ठीक है। अब एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर ऑप्शंस में जाएं अपने, अगर हम 31st के ऑप्शन में जाएं, 31st क्वेश्चन के ऑप्शन में जाएं, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इसका क्या आंसर था हमारा? 1 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, यही हमने लिखा है वहां, ठीक है। जल्दी आ जाओ, ये देखो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब था, 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर ओ, मतलब ओ इसका आंसर है, जे एंड टी इसका आंसर है, फिफ्थ इसका आंसर, ठीक है। आपने ये डायग्राम देख लिया ना, फिर तो आंसर आपके सही आ जाएंगे, बस ये डायग्राम पे फोकस करो। अब आपके आ रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन, बड़े ही आसान है लेकिन ट्रिकी है। ट्रिकी है तो थोड़ा सा ध्यान दे देना। 30 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया, जल्दी से आंसर करो, फटाफट से बता दो, फास्ट। आखिरी के 5 क्वेश्चन हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। अब देखो भाई, बोला गया है 36 क्वेश्चन में, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड, लेटर्स के पहले कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय वॉवेल, कॉन्सोनेंट लेटर वॉवेल, ऐसे पूछा गया। अब देखो यहां पे सिर्फ लेटर ही लेटर है, तो कहीं ना कहीं ढूंढने में आपको परेशानी होगी, तो तरीका क्या होता है वो समझो। ये तो लेटर है, ये कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि हमसे बोला है लेटर, वो लेटर कुछ भी हो सकता है, वो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, वॉवेल भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल ही होने चाहिए। तो आपने सबसे पहले अपनी सीरीज में क्या देखना है? फटाफट से ये देखना है कि लेटर, सॉरी, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वॉवेल, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वॉवेल, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वॉवेल, ये कहां पे आ रहा है? जहां जहां पे आ जाए वो आपका आंसर है। तो कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वॉवल नहीं। अब देखो कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वॉवल नहीं, यहां देखो एच से यू, एच डी यू, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वॉवल है ना, और बीच में एक लेटर है,
तो ये एक पेयर हो गया। अब आगे देखो, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वोवल नहीं है, एफ से आई जाओगे तो कॉन्सोनेंट एस एंड आई, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वोवल आ गया। अब यहां देखो, कहां पे, यहां देखते हैं, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वोवल वी वाई आई, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वोवल आया ना, ठीक है। अब फटाफट से देखते हैं यहां पे, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वोवल आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आर के और ए, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वोवल आ गया, ठीक। अब यहां देखो, कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वोवल ये भी आया ना, तो के ए एंड ई ये भी आ गया। फिर कोई कॉन्सोनेंट एक छोड़ के वोवल नहीं है। तो देखो आप ध्यान से, ये जो लेटर्स है ये सारे कॉन्सोनेंट है, ये जो लेटर्स है ये सारे वोवल हैं, और बीच में क्या है, हमारे लेटर हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 इसका आंसर आएगा, ना कि 4। एक बार चेक कर लो फिर से, क्या हम गलत तो नहीं है, ए ई आई ओ यू यही तो होते हैं ना। तो एच से डी, एच से डी, ठीक है। एफ से एस, एफ से एस भी सही है, वी से आई ये भी सही है, आर से के भी सही है, एंड के से ई भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर 5। इसका ऑप्शन नंबर 5 सही जवाब है। 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनके बीच, जिनसे पहले कॉन्सोनेंट आया और जिनके बाद वॉवेल आया है। बात समझ में आ गई तो बोल दो हाँ भैया समझ में आ गया। क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 30 सेकंड का टाइमर, ये थोड़ा सा इजी है, जल्दी से कर लो, जल्दी से, फास्ट। बोला क्या गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से जो 15th है इसके लेफ्ट में 7। मैंने बताया था आपको कि अगर सेम चीज यूज हो रही है लेफ्ट एंड लेफ्ट तो माइनस होता है, 15 माइनस 7 क्या बचेगा, 8। और इस 8 का क्या करना है, तो जो भी चीज फ्रॉम के बाद लिखी है वहां से काउंट कर लो। तो लेफ्ट हैंड से 8वां काउंट करना है, 4 और 4, मतलब एम इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 38th क्वेश्चन है और टाइमर स्टार्ट कर दिया, जल्दी से करो। हाँ भाई, बोला गया है, इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू प्रीवियस लेटर एंड वॉवल्स आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर, मतलब कॉन्सोनेंट को क्या करना है, -1, और वॉवल को क्या करना है, +1। देन हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द सीरीज, तो वॉवल्स कितने हैं सीरीज में। अब बात समझो दोस्त, अपनी जो ये सीरीज है इसमें कॉन्सोनेंट भी है वॉवल भी है। अगर मैं किसी भी वॉवल को +1 करता हूं तो क्या मुझे कभी भी वॉवल मिलेगा। ये बातें हमेशा आपको याद रखनी है, ए ई आई ओ यू, इनको अगर +1 किया जाए तो क्या कभी वॉवल मिलेगा। ए के बाद बी आता है, आई के बाद जे आता है, ई के बाद एफ आता है, ओ के बाद पी और यू के बाद वी। क्या ये वॉवल है, नहीं है, ठीक है। तो आपने वॉवल्स को ध्यान देना ही नहीं है, सीधा सीधा क्या उठाना है, कॉन्सोनेंट उठाने हैं। अब कॉन्सोनेंट भी कौन से उठाने हैं वो समझो, वो समझ लो। कोई भी कॉन्सोनेंट होगा, अगर जैसे बी है, इसमें मैं -1 करूंगा तभी तो ए मिलेगा मुझे। तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन से कॉन्सोनेंट उठाने, ए ई आई ओ और यू यही तो वॉवल हैं। तो मुझे कॉन्सोनेंट उठाने हैं ये वाले। अगर ये कॉन्सोनेंट कहीं पे है तब तो आंसर है, वरना नहीं है। क्योंकि अगर बी आया तो इसमें -1 करेंगे तो ए आ जाएगा, एफ -1 ई आ जाएगा, जे -1 आई, पी -1 ओ और बी -1 यू। तो ये आपने फटाफट से कॉपी में लिख लेना है अपने कि भैया अगर मुझे ये वाले लेटर्स मिलते हैं
तो मेरा आंसर काउंट होगा, वरना नहीं होगा। फटाफट से देखो, बी एफ जे पी वी, दिमाग में रट लो, बी एफ जे पी वी, बी एफ जे पी वी, तो एफ मिला, बी एफ जे पी वी, बी एफ जे पी वी, तो जे मिल गया, एफ मिल गया, बी एफ जे पी वी, तो वी फिर से मिल गया, बी एफ जे पी वी कहीं नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके चार मिले हैं, मोर देन 3 इसका सही जवाब होगा। एक बार क्रॉस चेक फिर से कर लेना। अच्छा, वी फिर से मिला, यहाँ पे, यहाँ मिला ना, वी यहां भी मिला, यहां भी है वी, मतलब 5 आ गए, तो मोर देन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सीधा सीधा आपने आंसर टिक कर देना, मोर देन 3। सबको नहीं चेक करना है, सिर्फ वॉवेल्स आने के लिए मुझे कौन से कॉन्सोनेंट की जरूरत है वो चेक करना है। ठीक है, बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आई, स्मार्ट अप्रोच समझ में आई, कैसे स्मार्ट अप्रोच कर सकते हैं हम। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मोर देन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और टाइमर स्टार्ट हमने कर दिया है, जल्दी से इसका आंसर बता दो, फास्ट। बोला क्या गया हमसे, इफ ऑल द वॉवल्स आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर, वॉवल +1 एंड कॉन्सोनेंट टू प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट -1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। अब क्या सबको चेंज करने बैठ गए थे? नहीं भैया, राइट एंड से जो 12वें नंबर पे है सिर्फ उसको चेंज करो आंसर। कैसे? 4, 4 8 और 4 12, मतलब के होगा आंसर, और के क्या है? एक वॉवल, तो के का क्या करना है? -1, तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? जे आंसर आ जाएगा, जे इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब था। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको चेंज थोड़ी करना है, जो पूछा है उसको चेंज करो, आगे बढ़ो। ये आपके सामने आ गया लास्ट क्वेश्चन आज का, 30 सेकंड का टाइमर है, जल्दी से कर दो, फास्ट। जल्दी से बताइए। हाँ भाई, बोल रहा है हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, मतलब वॉवल्स पता करने, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, ये पता करना है। तो दो कॉन्सोनेंट होने चाहिए, एक छोड़ के, मतलब एक छोड़ के एक कॉन्सोनेंट, और बीच में होना चाहिए वॉवल। तो पहले हम ये देख लें कॉन्सोनेंट और वॉवल एक साथ हो, इससे थोड़ा सा हमें ज्यादा आसानी होगी ना। तो कॉन्सोनेंट वॉवल ये है, फिर कॉन्सोनेंट है, हाँ है, तो वी ई और एफ ये आ गया एक पेयर। ठीक है, कॉन्सोनेंट वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट वॉवल फटाफट से देखो, कॉन्सोनेंट वॉवल यहां आया, कॉन्सोनेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, तो डी यू जे। ठीक, फिर देखो कॉन्सोनेंट वॉवल, तो कॉन्सोनेंट वॉवल जे, सॉरी, कॉन्सोनेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट एस आई एंड के। फिर देखते हैं भैया कॉन्सोनेंट वॉवल कहाँ आया, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, तो वाई आई एंड जी, चार हो गए हैं। कॉन्सोनेंट वॉवल, अब देखो फटाफट से, कॉन्सोनेंट वॉवल एंड वॉवल आ गया, ये तो होगा नहीं। ठीक, और कोई होगा नहीं, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ये 4 है, ये नहीं, ये 4 है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब था। आज के 40 क्वेश्चन हमने कर लिए, उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है ना दोस्त, शाम में नंबर सीरीज करा रहा हूं, और नंबर सीरीज आपके रीजनिंग में, एसएससी में आता है, मतलब एसएससी के पेपर्स में रीजनिंग में आता है, और मैथमेटिक्स में आता है, बैंकिंग के एग्जाम्स में। तो जो भी बच्चा बैंकिंग का है वो उस क्लास में जरूर आए। कितने बजे? 6 बजे नंबर सीरीज की क्लास होगी। बैंकिंग वाले भी आ जाना और एसएससी वाले भी आ जाना। आज के लिए भैया इतना ही रखेंगे, अलविदा। आज के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।